देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, फंक्शन को पहचानना और कांस्टेंट को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, जितने भी डेरिवेटिव फार्मूले हमने डिवाइड किए कितने इसमें, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी हमने इतने इसमें ये फॉर्मूले डिवाइड किए ग्रुप ए बी सी में। ये ग्रुप ए है, ठीक है, बाद में ग्रुप बी, हाँ, और ये ग्रुप सी। तो जितने भी ग्रुप में हमने फॉर्मूले डिवाइड किए हैं वो सभी फंक्शन है, यानी फंक्शन है तो डेरिवेटिव होगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव कितना होगा, 0, और x का डेरिवेटिव 1। अब फंक्शन कैसे पहचानना, फंक्शन है तो फॉर्मूला लगेंगे ना, तो फंक्शन कैसे पहचानना फिर? जनरली ये सेंटेंस आता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x बोला ना, तो x के जितने टर्म्स आएंगे वो सब फंक्शन है। हाँ, जैसे x का कोई भी टर्म हो, ठीक है, कैसे भी है, तो x के टर्म फंक्शन है, और x को छोड़ के बाकी जितने आए वो सब कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन है e sin इनवर्स x, ये फंक्शन है, और ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो sin अल्फा भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, 3 तो है कांस्टेंट, यानी वो पूरे नंबर्स, ये नंबर तो पूरे कांस्टेंट रहते थे, लेकिन ये भी कांस्टेंट है। इसमें ये सिर्फ e पावर sin इनवर्स x, यही एक फंक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू x कहां इसलिए, अब आप बताओ, अगर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बोलते तो, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बोलते तो ये फंक्शन होता, और ये दोनों क्या हो जाते, कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट हो जाता है, m और 3 सब कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू m बोला होता तो ये m फंक्शन बन जाता, और ये 1 2 3 क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन और कांस्टेंट। तो होता क्या है इसमें, जनरली सभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही है, ठीक है। हाँ, बाय चांस कभी कभी थोड़ा अलग भी रहता है। तो ये जो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला, तो x का फंक्शन और बाकी सभी क्या है, कांस्टेंट। हाँ, नेक्स्ट फाइंड dy बाय dx। कभी कभी आता है फाइंड करो dy बाय dx, तो समझना कि y और x भी फंक्शन है, y और x दोनों फंक्शन है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड अगर आया, अब यानी अल्फा और m कांस्टेंट हो गया। कभी कभी क्या होता है, फाइंड du बाय dv, du बाय dv ऐसा बोला अगर आपको कभी, ठीक है, कि वो फाइंड आउट करे करके, तो समझना कि u और v फंक्शन है। इसमें u और v है। अब बताओ, ऐसा टर्म है, अब अगर फाइंड du बाय dv बोला है तो u और v ये सब फंक्शन है, और ये x और y क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर फाइंड dy बाय dx बोला तो y और x फंक्शन हो गया, बाकी सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब ये कांस्टेंट हो गए, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। लेट कभी कभी क्या होता है, हमने पहचान लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला, x फंक्शन हो गया, तो वो जो x फंक्शन है, अब डेरिवेटिव चैप्टर में हमेशा इक्वेशन देना चाहिए उन्होंने। अगर उन्होंने आपको बोला कि ये है भाई, ठीक है, प्रॉब्लम, तो इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x करो। विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x फंक्शन हो गया, तो ये सभी x के फंक्शन है, ये सभी। फिर लेकिन क्या होता है, डेरिवेटिव चैप्टर में डेरिवेटिव करने के पहले उसमें इक्वेशन होना जरूरी है, यानी इक्वल टू, और इक्वेशन नहीं है तो क्या लेंगे, लेट y इक्वल टू। अगर आप लेट y इक्वल टू ले रहे तो बताओ आपने क्या किया, y को इंट्रोड्यूस किया, तो आपने y किसे इंट्रोड्यूस किया, फंक्शन, ये x का फंक्शन है ना, विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x फंक्शन है, और आपने इस फंक्शन को लेट y बोला,
तो y भी क्या हो गया, फंक्शन, y फंक्शन हो गया। अगर आप लेट u इक्वल टू लिखोगे तो u फंक्शन हो जाएगा। आप लेटर कोई भी लो, लेट u लेट v जो भी लेना वो अपने आप फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन को किसी लेटर से डिनोट करते हो y u v जो भी, इस तरीके से याद रखो। तो सभी टाइप के ये आते हैं अपने इसमें। अब बताओ, एक बार आपने पहचान लिया फंक्शंस कौन और कांस्टेंट कौन। हाँ, जैसे आपको बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, और ये दे दिया साइन अल्फा cos इनवर्स m/3। अब आपको बोला कि आप लेंगे लेट y इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला, इसमें x है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो ये इसका मतलब हो गया टोटली कांस्टेंट है। x ही नहीं है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कहा तो x फंक्शन होता है, विद रिस्पेक्ट टू y बोला तो y फंक्शन होता है, y के पूरे टर्म फंक्शन हो जाएंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर m बोला ना तो m के टर्म फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x बोला और x तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्या है, टोटली कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसा भी दिखे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, अगर ओनली कांस्टेंट है। अब ये तो ओनली कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, dy बाय dx करना, लेकिन इधर आंसर क्या लिखना, जीरो। अब बताओ, ये पूरा कांस्टेंट था। अब अगर आप कांस्टेंट को y लोगे तो y भी कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट का y का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। y कांस्टेंट बन गया ना, क्यों, ये कांस्टेंट था पूरा, उसको लेट y दे रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसलिए याद रखना कि कोई भी कांस्टेंट रहे तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, लेकिन ओनली कांस्टेंट रहे। और अगर कांस्टेंट ओनली नहीं है, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में आया तो फिर यहां से रूल लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर ओनली कांस्टेंट है, दूसरा कुछ नहीं है, तो डेरिवेटिव जीरो। चलो इधर बताओ, अब x के जो फंक्शंस है, x के फंक्शंस बहुत सारे हैं। x के फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रुप एबीसी पूरे x के फंक्शंस, फंक्शन के लिए सभी फॉर्मूले। फंक्शन का सबसे छोटा रूप कौन सा है, जैसे मैं x के फंक्शंस बोलता हूं, x के फंक्शन तो कौन से, x माइनस x/2 x³ रूट x 1/3x, अब sin x cos square x tan x³/3 cot inverse 1 minus x 1 plus x log x plus 2 e to the power sin x cube root 1 upon 5 to the power 3x plus 7 sin x into cot inverse x 1 plus x 1 minus x log 3x plus tan inverse x upon e to the power cot inverse x log x 3 power x power 3, ठीक है, उसका पावर 1/2। अब आप बताओ, कि ये सब x के फंक्शंस हैं। अब ये जितने x के फंक्शन हैं, तो x के फंक्शन है क्या बोलेंगे, x के टर्म्स, x के फंक्शन है x के टर्म्स। अब ये x के टर्म हम बता नहीं सकते कैसे आएंगे, तो x के टर्म कैसे आएंगे बता नहीं सकते। वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं, डिवीजन में भी आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकते हैं, इनवर्स भी हो सकते हैं, लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल e का पावर, एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं और कुछ भी कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन सभी में और वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आ सकते हैं, कंपाउंड मिक्स हो सकते हैं। मिक्स यानी जैसे साइन और लॉग एक्स दे दिया, ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और लॉग एक्स लॉगरिथमिक है, दोनों को मिक्स कर दिया। और अगर रूट डाल दिया ये बन गया आपके अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक मिक्स हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूं e to the power x, तो ये एक्सपोनेंशियल भी मिक्स हो गया। तो सब मिक्स कर सकते हो आप, तो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तुम्हारे सामने रहेगा।
तो इसका मतलब ये है कि x का फंक्शन कैसे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब मिक्स हो सकते हैं, एक दूसरे में फंक्शन मिक्स होंगे। हाँ, जैसे साइन में लॉग मिक्स हुआ, लॉग में साइन मिक्स हो जाएगा, कुछ भी कैसा है। इसीलिए उनको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं कि ये कैसा आएगा, यानी कहने का मतलब वो कैसे भी आ सकते हैं। अब जो अगर कोई पैटर्न फिक्स होता तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते, पैटर्न ही फिक्स नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना लिखो कि एक्स के टर्म है ना, बस हो गया, एक्स के टर्म है बस हो गया, चाहे कैसे भी है। अब इसमें सबसे छोटा एक्स कौन सा है, तो सबसे छोटा एक्स कहते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक एक्स, बेसिक फंक्शन। और जो बेसिक फंक्शन रहता है ना, उसका डेरिवेटिव आता है 1। जो बेसिक रहेगा, एक्स सच रहेगा, ओनली एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 होगा। हाँ, अगर ओनली y है तो फिर 1 नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ओनली u है तो ऊपर जाएगा, du/dx। ठीक है, यानी कोई भी अगर आया ये dv/du, तो अगर बेसिक फॉर्म में आया लेटर, फंक्शन है ये बेसिक फॉर्म है, तो बेसिक फॉर्म है सिंपल, कुछ नहीं, कोएफिशिएंट 1, डिनोमिनेटर 1, पावर 1, सब कुछ 1, बाकी कुछ नहीं। तो वो जो बेसिक फॉर्म वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, अगर सेम रहे तो 1 आता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। अगर मैं y का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा, अगर मैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो 1 होगा, ऐसा है। तो कहने का मतलब अगर सेम है तो 1 होगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो ऊपर लिखना है। y का विद रिस्पेक्ट टू x बोला ना, डिफरेंट है तो ऊपर लिखना, u का विद रिस्पेक्ट टू x du/dx ऊपर लिखना। तो ये बात याद रखना कि फंक्शन अगर बेसिक फॉर्म वाला है तो सेम रहे तो 1, डिफरेंट रहे तो ऊपर लिखना। अगर ये कांस्टेंट होता ना, अगर क्या होता है कांस्टेंट, तो सबका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता। ठीक है, कांस्टेंट होता तो 0 बस। लेकिन एक बात याद रखना, जब दोनों सेम रहते तो कांस्टेंट नहीं रहता, दोनों सेम रहे तो फंक्शन रहता है। कैसे क्या, आपको क्या पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है वो फंक्शन रहता है ना, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x फंक्शन है ना, तो ये सिमिलर है, x सच है ना, वो फंक्शन है ना, सिमिलर रहे तो 1। और अगर क्या वो x के अलावा थोड़ा भी चेंज हो गया उसमें, जैसे -x, x/, x³ रूट x, कुछ भी साइन, कॉट, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स थोड़ा भी चेंज हो गया तो लग गए अपने फॉर्मूले ग्रुप ए बी सी। इसलिए जब बेसिक फॉर्म x आएगा तब 1 होगा, और एक छोड़ के बाकी कुछ भी है तो समझ जाना ग्रुप एबीसी लगना शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रुप एबीसी लगता है तो ये कोई भी फॉर्मूला कभी भी लग सकता है, इसका कोई डिसाइडेड नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रुप सी में जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के हैं, इनवर्स के है ना फॉर्मूले, लॉग का है e⁻x, a⁻x, ऐसे सभी अपने फॉर्मूले। तो हुआ क्या कि जितने भी अपने टर्म्स रहेंगे वो x के टर्म्स हैं, उनमें ये फॉर्मूले लगेंगे। तो सोचने की शुरुआत यहां से करनी है, यानी लगेगा कौन सा ये नहीं बता सकते, हो सकता है कि पहली स्टेप में ये, जैसे कोई डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, हाँ, और डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है और उसमें मैंने कुछ ऐसा दिया, साइन इनवर्स √1 - x, यहाँ पे कोसेक क्यूब x, ऐसा कुछ दे दिया। तो इसमें और यहाँ पे 3 भी दे दिया। अब पता है इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा इनवर्स वाला। तो पहले कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, इनवर्स, यानी ग्रुप सी का लग रहा है। उसके बाद लगेगा √x का, √x का यानी कौन सा लगेगा, ग्रुप ए का। उसके बाद लगेगा कांस्टेंट का, वो भी ग्रुप ए का। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कौन सा, ग्रुप बी का लगेगा। उसके बाद एडिशन का लगेगा ग्रुप बी का, फिर x⁻n लगेगा ग्रुप ए का, और फिर कोसेक का लगेगा, कोसेक का ग्रुप सी का। अब बताओ प्रॉब्लम जिस तरह से आया, देखो बराबर सोचना हमेशा यहीं से, ग्रुप ए के चारों, अगर नहीं लगे तो ग्रुप बी के बारे में सोचना, और ग्रुप बी नहीं लगे तो ग्रुप सी के बारे में सोचना।
सोचने की शुरुआत यही से होगी, लेकिन लगेगा कौन सा ये नहीं बता सकते, कोई भी लग सकता है। देखो भाई इस प्रॉब्लम में पहले ग्रुप सी का लगा, सोचा हमने कहां से, ग्रुप ए से, लेकिन ग्रुप ए का लगा नहीं तो ग्रुप ए वो भी नहीं लगा, इसलिए हम ग्रुप सी पर गए तो ग्रुप सी का लगा। फिर ग्रुप ए का लगे तो 2 बार लगा, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप डी, फिर ग्रुप ए, कोई भी मिक्स हो सकता है। इसलिए कौन सा फॉर्मूला कितने बार लगेगा इसका भी कोई नियम नहीं है, कोई भी फॉर्मूला कितने भी बार लग सकता है। जैसे कि अगर मैंने ऐसा दिया तो इस प्रॉब्लम में रूट एक्स का फॉर्मूला 2 बार लगेगा, रूट एक्स का फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो यानी एक फॉर्मूला 2 3 बार लग सकता है, या तो हो सकता है कोई फॉर्मूला लगे ही ना, लगे तो 1 बार या 2 बार, कितने भी बार, और कोई भी फॉर्मूला कभी भी लग सकता है। ये कितनी अच्छी बात है देखा जाए तो, कि कोई डिसाइडेड ही नहीं है, बस सोचते जाओ, जो लग गया वहां पे रुकते जाओ। कोई आपको कंडीशन डाल के रखी नहीं है डेरिवेटिव में कि भाई ऐसा छोना यही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्री कर दिया है डेरिवेटिव में। बस ऐसा बोला है उन्होंने कि यहां से सोचते जाओ, जो लगेगा वहां पे रुक जाओ और वो डेरिवेटिव करो, बस इतना है। तो अब बताओ, आप अब जब सोचते हो कि सर हम यहां से सोचते हैं, तो सोचते समय आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही लगा करके, तो उसके लिए उनकी वर्डिंग्स रहती है। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इन सब में आपको जो दिखता है कि एक्स है करके, हाँ ये एक्स पावर, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा नहीं है। फॉर्मूला जो है ना ये वाला, ये ऐसा है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है ना वो एक्चुअली ऐसा है, ये वाला फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला ये है, वो नहीं है। यानी कैसा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रहता है कोई तो भी कांस्टेंट, और वो फंक्शन को मल्टीप्लाई करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, फंक्शन छोटे से छोटा बोलोगे तो एक्स है, और बड़े से बड़ा तो बता ही नहीं सकते हो, तो इतना बड़ा लिख के दिया था मैंने नीचे। मिक्सिंग वाला लॉग, साइन, इनवर्स, कुछ भी कितना भी बड़ा आ सकता है और कैसे भी रह सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी, जिसको हम दिमाग में सेट नहीं कर सकते कि कैसा आएगा। बस इतना गारंटेड है उसमें एक्स रहेगा, आगे पीछे कैसा भी एक्स रहेगा। अब बताओ, अब वो फंक्शन छोटा रहे या बड़ा रहे, फंक्शन छोटा रहे या बड़ा रहे, ये जो कांस्टेंट है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ये कांस्टेंट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरे फंक्शन को। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा दिखा कि कोई एक कांस्टेंट है, वो पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरे टर्म्स को, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो समझ जाना कि ये फॉर्मूला लगा है। हाँ, अब इसके बहुत सारे पासिंग और क्रॉस आपके इसमें है, यानी कॉपी में, वो आपके जैसे कि ये लगा, 3 ने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब 3 ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं लगा, कांस्टेंट 3 है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया। अब बताओ यहाँ पे ये 7 ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर वो ऐसा होता तो ये कांस्टेंट ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स को। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 30 sin x, तो ये 30 ने क्या किया, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। इसकी वर्डिंग क्या है, एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया। अब अगर मैं लिखता हूँ 4x, हाँ भाई 4 ने मल्टीप्लाई किया। अब बताओ 4x sin इनवर्स x, तो हाँ अभी भी 4 ने मल्टीप्लाई किया। सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, 4x के साथ भी मल्टीप्लाई में, 4 sin के साथ भी मल्टीप्लाई में। तो ये कांस्टेंट का रूल लग गया यहाँ पे। कभी भी कांस्टेंट नीचे आता है, इसका मतलब डिवीजन में आता है, तो भी वो है कांस्टेंट ने सबको मल्टीप्लाई नहीं, सबको क्या क्या डिवाइड चलता है, ठीक है। तो वो 1/4 बाहर निकालना पड़ता है फिर, ऐसा। तो कांस्टेंट सबको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। अगर उसने सबको किया है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो रूल लगेगा। हाँ, जैसे 5 sin x + 3, 5 sin x बोला तो हाँ 5 ने सबको मल्टीप्लाई किया। अब नहीं किया क्योंकि 5 ने 3 को नहीं किया। अब 7 किया तो हाँ देखो 5 ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन 7 ने सबको डिवाइड किया है, तो रूल लगेगा लेकिन 7 के लिए। तो क्या होगा, 1/7 आएगा बाहर। हाँ, अगर भी प्रॉब्लम ऐसा रहा तो
इसका मतलब ऊपर 5 ने सबको मल्टीप्लाई किया है और 7 ने सबको डिवाइड किया, तो कौन बाहर निकलेगा? 5/7। और डेरिवेटिव का सिंबल किससे लगेगा? sin x प्लस 3 को लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दिया तो हाँ अभी भी है, 7 ने मल्टीप्लाई किया ना, 7 बाहर निकालो, बचा कौन? 5 ने ऊपर मल्टीप्लाई किया सबको, नीचे 7 ने मल्टीप्लाई, 5/7 बाहर निकालो, इतना। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा आ गया तो अब बताओ 7 ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया है, नीचे 7 फ्री नहीं है, क्योंकि ये रूल क्या है, इसकी वर्डिंग एक सेपरेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे 7 सेपरेट थोड़ी है, वो तो एडिशन में झगड़ा हुआ, हाँ, लेकिन 5 सेपरेट है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ कौन रहेगा? 5। तो एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो वो 5 ने किया है, इसलिए 5 बाहर आएगा और ये ऐसे बचे रहेंगे। तो ये बात याद रखना कि इसके पासिंग क्रॉस को अच्छे से स्टडी कर लो। अगर -x भी है तो भी कांस्टेंट है, कौन? -1 × x, तो ये कांस्टेंट है -1 जो बाहर निकलेगा। अगर x/3 भी है तो भी कांस्टेंट है, कौन सा? 1/3, ऐसा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डिवाइड, लेकिन वो सबको करना चाहिए, तो समझ जाना कि ये लगेगा। अब होता क्या है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, हाँ क्या आएगी? ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा तो उसमें देखिए एंगल को मत देखना, यानी वो जो टर्म रहता है ना लॉग वाला, तो उसके सामने जो रहता है ना उसको नहीं देखना चाहिए, इसको से कि सामने क्या है वो देखो मत, वहां पे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसको देखने से कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे इनवर्स है, उसके सामने क्या है देखो मत, ये देखो ही मत, ठीक है, ई का पावर मत देखना क्या है, जाने x है ना, बस हो गया, x से जाने सब फंक्शन है, फंक्शन इसलिए यहां से सोचना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई नहीं किया, 5, 4 ने 3 सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, वो एंगल है, एंगल है, तो उसको कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई इधर से मल्टीप्लाई करता है तो या फिर डिवाइड करता है तो, ठीक है ना, यहाँ पे 1/7 बाहर निकलेगा, तो ऐसा सेपरेट कांस्टेंट चाहिए। अगर आप बोलोगे 7x का क्यूब, तो भी ये 7 सेपरेट नहीं है, क्योंकि वर्डिंग याद रखो, एक सेपरेट कांस्टेंट, तो 7 सेपरेट कांस्टेंट नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा होता तो अब है, अब 7 ने किसे मल्टीप्लाई किया है? x³ को। यहाँ पे 7x का क्यूब है, तो यहाँ पे 7 सेपरेट थोड़ी हुआ, तो 7 ब्रैकेट उसका क्यूब, तो सेपरेट कांस्टेंट नहीं ना, लेकिन यहाँ पे कैसा है? सेपरेट कांस्टेंट। तो ये लग गया रूल अपना यहाँ पे, कौन सा? कांस्टेंट वाला। तो उसके बाद कौन सा रूल था? हाँ बताओ, अब क्या सामने का एक्सरसाइज था क्या? एक्चुअल प्रॉब्लम में देखो बड़े क्या आया था, m cot इनवर्स 3x अपॉन log x। अब बताओ, एक सेपरेट कांस्टेंट तो वो है यहाँ पे m ने सबको मल्टीप्लाई किया। अब बताओ बड़ा, यहाँ पे जो तुम्हें सिर्फ ax दिख रहा है, प्रॉब्लम में क्या ax दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए वहां पे एक सिंपल छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्मूले के फॉर्म में। एक्चुअल में क्या है, उसका रूट कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको वर्डिंग पर ध्यान देना है। कौन सी वर्डिंग? एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया, तो ऐसी वर्डिंग है ना, वो याद करना है। तो यम ने सबको क्या किया? मल्टीप्लाई। अब तुम बोलोगे सर यम ने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे नहीं किया, ऐसा नहीं रहता। ये यम ऐसा लिख सकते हो, यम को बाहर से हटा के ऐसा नहीं पता, यम ने किया ना इस टर्म को मल्टीप्लाई, तो वो लिखते समय ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब उसने ऊपर वाले कुछ किया, ऐसा थोड़ी रहता है। हाँ, ये बात उतनी सच है कि वो करेगा तो ऊपर वाले को करता है, नीचे वाले को नहीं करता मल्टीप्लाई, लेकिन ये एक टर्म है पूरा, तो कांस्टेंट ने सबको मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा। तो ये बात याद रखना, यम ऊपर रहे तो भी बाहर निकलेगा और यम नीचे रहे तो भी बाहर निकलेगा, फॉर्मूला दोनों बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो बताओ, यहाँ पे x की जगह x का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे भी वही हो सकता है, x की जगह कुछ भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी, वो बता ही नहीं सकती, इसलिए उसकी वर्डिंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि कोई भी टर्म आए लेकिन हो स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। जैसे x हो, x³ हो, स्क्वायर रूट के अंदर है, हाँ, sin इनवर्स x tan x अपॉन 3 log x e पावर x,
बताओ टर्म कितना भी बड़ा हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, लेकिन है सभी किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। अगर ऐसा भी कुछ बाहर निकला ना तो भी ये रूल नहीं लगता, क्योंकि इसकी वर्डिंग क्या है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, तो सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, तो नहीं है। क्यों, ये 5 बाहर है, इसलिए रूल नहीं लगता। अगर बताओ अब सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, बिल्कुल नहीं है, 3 बाहर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दिया माइनस लॉग एक्स, अब अभी भी नहीं है, वर्डिंग क्या है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, पूरा प्रॉब्लम स्क्वायर रूट के अंदर चाहिए, बताओ क्या है, क्या नहीं है, ये लॉग बाहर है। हाँ अब बताओ, अब है सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, हाँ अब है, ऐसा है। अगर मैं एक भी टर्म बाहर लिख दूं, बाहर कैसा भी लिखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसा, लेकिन अगर रूट के अंदर नहीं है तो, और एक बार सभी टर्म किसके अंदर चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर, और ये कौन है, क्यूब रूट। सभी टर्म अंदर भले है लेकिन स्क्वायर रूट के नहीं है, किसके, क्यूब रूट के अंदर है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और बताओ ऐसा है तो तब भी नहीं लगेगा, पावर भी ऊपर नहीं चाहिए, सब कुछ अंदर चाहिए, ये पावर का आ गया बाहर, इसलिए नहीं लगता। और अब लगेगा, देखो अब रूट के अंदर कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे सिंपली एक्स लिख के दिया है, तो क्या यहाँ पे एक्स है क्या, यहाँ पे तो कितने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ सकते हैं ना, कुछ भी आ सकता है, इसलिए उस बात पर फोकस मत करो, वर्डिंग पर फोकस करो। कौन सी वर्डिंग, कि सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, बस इतना है क्या अंदर, हाँ तो लग गया फॉर्मूला रूट एक्स का। उसके बाद है एक्स पावर n, ये कैसा है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, सबका, जैसे कोई भी है, देखो है सबका पावर, हाँ है, लेकिन अब है क्या, नहीं है, ये पावर 3 सबका नहीं है। और ऐसा बता दो, हाँ अब है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, टर्म्स कितने भी बढ़ा सकते हैं ना, एक्स का मतलब होता है एक्स के टर्म्स, अब एक्स के टर्म्स का पावर है, वो भी अकेला पावर, सिंगल कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैंने दिया 4x का 3x4 + 7, नहीं ये पावर सबका नहीं है। और अगर ऐसा दिया तो हाँ भाई सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा अब नहीं लगेगा, क्योंकि पावर 4 सबका नहीं है। और अगर मैंने उसको अंदर लिया होता, जैसे कि ये देखो, ये sin इनवर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, सभी टर्म का पावर चाहिए ना, sin एक छूट गया। और अगर ऐसा होता तो हाँ अब है सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर कैसा भी आ सकता है, -4 -4/3 कुछ भी कैसे भी। इवन अगर ऐसा भी आया log x + 3/x - 7, अब बताओ कभी भी याद रखना, स्क्वायर रूट छोड़ के कोई भी और रूट आए, जैसे स्क्वायर रूट नहीं है और रूट है, तो उसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, mth रूट है तो 1/1, mth रूट है तो 1/, अगर x रूट है x रूट तो 1/x। लेकिन अब सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर नहीं है, ये कांस्टेंट पावर नहीं है 1/x, x आ गया ना, वो कांस्टेंट पावर नहीं रहा। लेकिन अगर mth रूट होता तो mth रूट, अब बताओ सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, क्या है 1 भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट, तो सभी का पावर है यहाँ पे लगेगा। तो इसलिए जो भी रहेगा पावर वो सबका होना चाहिए, कोई भी एक भी टर्म बाहर नहीं चाहिए, है ना। अगर कोसेक क्यूब x है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पावर स्पेलिंग के ऊपर आता है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एंगल, तो इतना देखना स्पेलिंग के ऊपर है ना, कोसेक का क्यूब तो सबका क्यूब है किसका क्यूब, सबका क्यूब है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अभी मैं बचा हुआ YouTube का वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लीव कर सकते हो। तो x टू द पावर ये है ना, सबका एक ही पावर, जैसे कि यहाँ पे क्वाड स्क्वायर और यहाँ पे कुछ भी है, वो क्वाड के सामने एंगल है, इसलिए क्वाड के सामने क्या है वो एंगल उसको देखने की जरूरत नहीं, क्वाड का स्क्वायर है, यानी सभी टर्म का कांस्टेंट पावर है, x टू द पावर n लगेगा। हाँ कभी कभी ये ऐसा भी लेते हैं, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेलिंग के ऊपर जो पावर रहेगा ना आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, सबका पावर है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, तो है
इसलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी आई तो समझ जाना कि वो सबका पावर है। यहाँ पे x कुछ भी रहे, इससे देखना मत, ये कुछ भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कोसेक का क्यूब है, यहाँ 3/2 है, और यहाँ पे x² + 5x + 7, ऐसा और कुछ भी आ सकता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ब्रैकेट यहाँ से आता रहेगा। तो ये सिंपल टर्म है कोसेक का पावर 3/2, ये इतना टर्म। सामने वाले को एक्सप्रेस बोल देना कोसेक का पावर 3/2x, देखना ही मत ना उसको, बताओ है सबका पावर 3/2 सबका पावर है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। तो ट्रिग्नोमेट्री का पावर अगर यहाँ पे है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये प्रॉब्लम ऐसा है लेकिन इसके पहले अगर कुछ 7 आ गया, अब बताओ ये 3/2 सबका पावर नहीं है, 7 का थोड़ी पावर है, कोसेक किसका पावर है, कोसेक का पावर है। तो ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट पावर सबका नहीं है, 7 छूट गया, इसलिए नहीं लगता फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये बात है। उसके बाद कौन सा है 1/x, 1/x में वर्डिंग याद रखो, न्यूमरेटर में 1 है, लेकिन जितने भी टर्म्स है सब डिनोमिनेटर में, जितने भी टर्म्स है सबके सब कहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, 1/x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, × sin x, हर जगह फॉर्म लग रहा है, क्योंकि आपकी वर्डिंग क्या है, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म्स कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर, सभी टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना, प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, कैसे भी लिखिए, एक्सपोनेंशियल हो, e⁻x हो, यहाँ पे log x हो, कैसे भी लिखिए, छोटे बड़े कैसे भी, लेकिन इस बात का याद रखना कि वो कांस्टेंट ना हो। देखो नीचे x है ना, तो x के टर्म्स, यहाँ पे x का टर्म है क्या, अब तुम बोलेगे न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में है क्या, हाँ सर है ना, न्यूमरेटर में बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर, तो नहीं, आप गलत हो। क्यों गलत हो, अरे यहाँ पे ये वर्डिंग तुम्हें बोलना ही नहीं है, ये जितने भी वर्डिंग कब बोलना पड़ता है, जब फंक्शन रहता है तब बोलना पड़ता है। अगर फंक्शन है तो ये पूरी वर्डिंग के साथ बोलो, कोई ना कोई वर्डिंग लग जाएगी, अरे ये फंक्शन ही नहीं है, ये है कांस्टेंट, कैसे क्या, अरे x ही है ना, नहीं है ना, अब x नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। फिर कांस्टेंट कैसा भी रहे, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर कांस्टेंट ऐसा है ना, अगर कांस्टेंट ऐसा है या कांस्टेंट ऐसा है, तो तुम क्या बोलोगे, ये वर्डिंग लग गई, हाँ वर्डिंग लग गई, ऐसा बोलोगे 5 sin अल्फा, एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया गया, सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है, सबका पावर एक है, कांस्टेंट पावर, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में है। ऐसी वर्डिंग क्यों बोल रहे हो तुम, बोलना ही नहीं चाहिए, वर्डिंग लग रही है, वर्डिंग लग रही है ना, 5 में सबको मल्टीप्लाई किया, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, सबका एक ही कांस्टेंट पावर है, वो भी बराबर है, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी, ये सब वर्डिंग लग रही है, लेकिन आप गलत हो। यहाँ पे वर्डिंग लग रही है तो फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये वर्डिंग आपको तभी बोलना है जब फंक्शन हो, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वर्डिंग नहीं बोलना चाहिए ना, कांस्टेंट के लिए कोई वर्डिंग थोड़ी है, ये सब वर्डिंग इसके लिए फंक्शन के लिए, और ये है कांस्टेंट और तुम वर्डिंग बोल रहे हो, गलती कर रहे हो। अरे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा, 0, सबका डेरिवेटिव 0, वहां पे वर्डिंग बोलने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट कैसा भी दिखे, अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का रूप धारण करके आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूप धारण करके है, लेकिन है कांस्टेंट। हाँ अगर यहाँ पे log m दिया, यहाँ पे दिया तुम्हें कोसेक इनवर्स p उसका स्क्वायर, ठीक है, वहां यहाँ पे e⁻³ कुछ भी दे रहे हो, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी कैसा भी, लेकिन अगर उसमें x सच नहीं है, x कहीं पे भी नहीं है, तो वो कांस्टेंट बन गया ना, चाहे दिखने में कैसा भी दिखे, इनवर्स दिखे, लॉग दिखे, कुछ भी दिखे, तो कांस्टेंट अगर है तो सबका डेरिवेटिव 0, इन सबका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, x सच नहीं है, x सच नहीं है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 चाहे दिखने में कैसे भी हो, इसलिए वहां पे, इसलिए कभी भी ये देखना पड़ता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें फंक्शन है क्या नहीं है, पहले देखना पड़ता है, और फंक्शन है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी फंक्शन है तो सोचो यहाँ से वर्डिंग लगी क्या ये सब, और नहीं लगी तो फिर क्या नहीं, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट 0 ऐसा। तो इन वर्डिंग्स का जो है ना अब आपको करना है, कैसे, अब मैं अगर कुछ दो यहाँ पे, हाँ
तो आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अप्लाई करना।